बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू सरकारी जॉब गुरु। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 की डेफिनेशंस के बारे में। ये एक्ट जो है वो हमारे इंस्पेक्टर इनलैंड रेवेन्यू सर्विस का जो सिलेबस है उसमें टॉप मोस्ट एक्ट है। ठीक है, इसका जो ऑर्डिनेंस है इसकी अब डेफिनेशंस के बारे में हम बात करेंगे। तो इसका सेक्शन 2 जो है वो डेफिनेशन से डील करता है। तो ये है सेक्शन 2 डेफिनेशंस। तो सबसे पहली डेफिनेशन है एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट का मतलब ये है कि कोई भी अलाउंस या कटौती या छूट जो इस एक्ट के मुताबिक हो। ठीक है, यानी उसमें ये सेक्शन ए में जो बात कर रहा है कि कोई भी अलाउंस या कटौती या छूट जो इस एक्ट के मुताबिक हो। बी में कह रहा है कि कंपनी का तमाम मुनाफा चाहे वो आमदनी से हो या किसी भी ट्रस्ट से आए तो उसको भी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट कहते हैं और वो एक ख़ास तारीख के दौरान नापा जाएगा। सी में क्या कह रहा है? सी में कह रहा है कि कंपनी का तमाम मुनाफा जिसमें आमदनी और ट्रस्ट से मुनाफे भी शामिल हैं इसमें। तो ये सारी डेफिनेशन जो है वो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट की डेफिनेशंस हैं। फिर है 1A में एक्टिव टैक्स पेयर। एक्टिव टैक्स पेयर का मतलब ये है कि सेक्शन 181 के मुताबिक जो FBR के हैं तो उसकी लिस्ट FBR एक लिस्ट तैयार करेगा और इसमें आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के बोर्ड भी शामिल होंगे। तो उस लिस्ट को क्या कहेंगे? एक्टिव टैक्स पेयर की लिस्ट होगी वो। 1B में क्या कह रहा है? एमलगमेशन। एमलगमेशन का मतलब ये है कि एक या एक से ज़्यादा बैंकिंग कंपनी या किसी और इदारे का जम हो जाना, यानी एक या एक से ज़्यादा दो कंपनियां या दो कोई भी अरेंजमेंट है वो आपस में मिल रहे हैं, मिलकर एक बन रहे हैं, तो उसको बोलते हैं एमलगमेशन, यानी जम हो जाना। तो वो इंश्योरेंस कंपनी या इंडस्ट्रियल कंपनी या वो सिर्फ सर्विसेज दे रहे हों तो ऐसी कंपनीज का जम होने को क्या कहते हैं? एक्यूमुलेटेड कंपनी बनेगी फिर वो उसको। और इसी तरह ए में क्या कह रहा है कि ऐसी जम होने से पहले वाली कंपनियों के तमाम एसेट जम होकर बनने वाली कंपनी की मलकियत हो जाएंगी, यानी उसके जो पहले एसेट थे उनकी जो भी प्रॉपर्टी वगैरह थी या उसके बाद जो भी बैंक बैलेंस था या उसके ऊपर जो लाइबिलिटीज़ थी वो बी में यही कह रहा है कि वो जो नई कंपनी बनेंगी ना वो उसके एसेट हो जाएंगे, वो सारी चीज़ें उसको ट्रांसफ़र हो जाएंगी। अब वो फिर थ्रू ट्रांसफ़र हो या वो उस कंपनी ने ख़रीद लिए हों, वो कोई भी अरेंजमेंट वो खुद करेंगे, फिर वो खुद आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, बांट लेंगे। तो वो जो भी उसके भी एसेट होंगे पहले वाली कंपनियों के, वो बाद वाली जो बनेगी कंपनी उसके एसेट बन जाएंगे। बी में कह रहा है कि वो जो जम होने वाली कंपनीज़ हैं उनकी पहले जो लाइबिलिटीज़ होंगी, यानी वो उनके ऊपर कोई डेट होगा या उनकी कोई और लाइबिलिटी होगी, तो यानी वो अपनी जो ऑफिसर्स हैं या उसके जो एम्प्लॉयज़ हैं उनकी सैलरीज़ वगैरह या जो कुछ भी होगा वो बाद वाली कंपनी के को ट्रांसफ़र हो जाएगा, फिर वो उसकी लाइबिलिटी बन जाएगी। और ये सारा इस जम होने का जो एग्रीमेंट होता है या जो अरेंजमेंट होता है उसके अंदर शामिल होती हैं सारी बातें, इनका ख्याल करना पड़ता है। फिर बी में कह रहा है कि एपिलेट ट्राइब्यूनल 2 में कह रहा है कि एपिलेट ट्राइब्यूनल। इसका मतलब ये है कि इनलैंड रेवेन्यू के ज़ेर असर बनने वाला एपिलेट ट्राइब्यूनल, ठीक है, जो इनलैंड रेवेन्यू सर्विस का एपिलेट ट्राइब्यूनल है। ठीक है, और उसमें क्या होता है उसमें जो है ना अपील्स वगैरह जाती हैं, अगर किसी के ऊपर टैक्स वगैरह लगता है या उसका कोई केस होता है तो इसमें एपिलेट ट्राइब्यूनल में जाता है केस। उसके बाद 3 में कह रहा है कि अप्रूव्ड ग्रेजुइटी फ़ंड। ठीक है, अप्रूव्ड ग्रेजुइटी फ़ंड का मतलब ये है कि एक ग्रेजुइटी फ़ंड जिसको कमिश्नर मंजूर करे। ग्रेजुइटी फ़ंड क्या होता है कि जो एक एम्प्लॉयज़ होते हैं उसकी 1 साल का ग्रेजुइटी फ़ंड जो है वो उसकी एक सैलरी के बराबर होता है। अगर उसने 10 साल सैलरी जॉब की है, सर्विस की है, तो उसका ग्रेजुइटी फ़ंड जो है वो कितना बन जाएगा? उसकी 10 साल उसकी एक सैलरी को 10 से मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा तो वो उसका ग्रेजुइटी फ़ंड बन जाता है। तो इस तरह 3A में अगर बात करें अप्रूव्ड एन्युटी प्लान, ऐसा प्लान जो SECP सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान से मंजूर शुदा हो और जिसको मैनेजर वॉलंटरी पेंशन सिस्टम चला रहा हो, उसको हेड कर रहा हो। ठीक है, ऐसे सिस्टम को कहते हैं अप्रूव्ड एन्युटी प्लान। 3B में अगर बात करें तो अप्रूव्ड इनकम पेमेंट प्लान, ऐसा प्लान जो SECP से अप्रूव्ड हो और वो जो दिया जाए पेंशन फंड मैनेजर के ज़रिए और जो ख़ुद भी SECP से उसका अप्रूव्ड होना लाजमी है। 3C में कह रहा है कि अप्रूव्ड पेंशन फंड,
ऐसा पेंशन फंड जो SECP से मंजूर शुदा हो और जिसे कौन चला रहा हो, पेंशन फंड मैनेजर चला रहा हो, और वो भी किससे, SECP से रजिस्टर्ड होना उसका भी लाजमी है, अदरवाइज़ वैसा फंड को अप्रूव्ड पेंशन फंड नहीं कहेंगे। ठीक है, उसकी जो सिस्टम जो चल रहा होगा वो इतना ज़्यादा रिलायबल नहीं हो सकता और वो गैर कानूनी भी होगा। 3D में कह रहा है कि अप्रूव्ड एम्प्लॉयमेंट पेंशन और एन्युटी स्कीम। इसका मतलब ये है कि ऐसी रिटायरमेंट स्कीम जिसमें एक ख़ास वक्फे के तहत रकम जारी की जाती हो, फिर वो ये जो जैसा कि पेंशन या EOBI वगैरह हो गई, तो ठीक है, तो ऐसे स्कीम को, ऐसे फंड को क्या कहते हैं कि अप्रूव्ड एम्प्लॉयमेंट पेंशन एंड एन्युटी स्कीम। ठीक है, जिसके थ्रू, मतलब ऐसा स्कीम जिसके थ्रू जब रिटायरमेंट के टाइम पे पेंशन दी जाती है, तो ऐसी स्कीम को क्या कहते हैं, ये जो है ना अप्रूव्ड एम्प्लॉयमेंट एंड एन्युटी स्कीम कहा जाता है। फिर 3E में बात करता है अप्रूव्ड ऑक्यूपेशनल सेविंग स्कीम, मीन्स जो कि इसका मतलब ये है कि ग्रेजुटी फंड या प्रोविडेंट फंड। ग्रेजुटी फंड जैसे पहले मैंने बताया, 1 साल की सैलरी, 1 साल का ग्रेजुटी फंड कितना बनता है, 1 सैलरी के बराबर बनता है। और प्रोविडेंट फंड का मतलब ये है कि ऐसा फंड जिसमें एम्प्लॉयर यानी मालिक और स्टेट, वो कंट्री, ठीक है, या प्रोविंस या और एम्प्लॉय सब अपना हिस्सा डालते हैं। ठीक है, और रिटायरमेंट के वक्त फिर उसी में से कुछ रकम जो है वो उसको दे दी जाती है, और ये पेंशन से बिल्कुल अलग होती है। पेंशन तो जो है ना वो सैलरी के हिसाब से चलती जाती है ना उसकी, लेकिन ये जो वन टाइम किसी भी एम्प्लॉय को मिलता है, कैश में रकम कुछ मिलती है, तो वो होता है कौन, प्रोविडेंट फंड उसको कहा जाता है। फिर 5 में है कि असेसमेंट, यानी टैक्स या लेवी की इवैल्यूएशन और फिर उसमें दोबारा असेसमेंट, रीअसेसमेंट करके एक तहरीर तैयार करना, इसको क्या कहते हैं, असेसमेंट इसको कहते हैं। और 5A में है असेसमेंट ईयर। असेसमेंट ईयर का मतलब ये है कि 1 साल के दौरान या पिछले 1 साल के दौरान जो भी असेसमेंट हुई हैं, ठीक है, और ये जैसे कि पिछले ऑर्डिनेंस में बताया गया था जो अभी ख़त्म हो गया है, ठीक है, रिपील्ड, उसकी अभी असेसमेंट ईयर की भी वही डेफिनेशन है जो लास्ट टाइम थी। ठीक है, तो मतलब इसका मैंने ये बता दिया कि 1 साल के दौरान जो भी असेसमेंट्स हो रही हैं 1 साल के पीरियड में, उसको असेसमेंट ईयर कहा जाता है। 5B की अगर बात करें, 5B में है कि एसेट मैनेजमेंट कंपनी। एसेट मैनेजमेंट कंपनी का मतलब है कि ऐसी कंपनी जो नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज और नोटिफाइड एंटिटीज़ रेगुलेशन 2007 में जिसको डिफ़ाइन किया जाता है एसेट मैनेजमेंट कंपनी, उसको कहा जाता है। 5C में है कि एसेट्स मूव। एसेट मूव का मतलब ये है कि किसी भी चीज़ को ऑफशोर यानी मुल्क से बाहर हो, कोई भी चीज़ मुल्क से बाहर हो, ठीक है, उसको किसी और जगह पे ट्रांसफ़र किया जाए या मूव किया जाए, और मूव करने का मकसद ये हो कि टैक्स से बचना, यानी जिस तरह से ऑफशोर कंपनीज़ का अभी केस वगैरह भी चल रहे हैं पाकिस्तान में, ठीक है, तो ऐसी चीज़ को दूसरी जगह मूव करना ताकि वहाँ पर जो टैक्स हमारे ऊपर लागू हो रहा है वो उससे हम छूट हासिल कर लें, तो इधर उधर करके उसको, ऐसी चीज़ को कहते हैं एसेट को मूव करना। फिर 6 में कह रहा है कि एसोसिएशन ऑफ पर्सन, जैसे कि सेक्शन 8 में बताया गया है, तो उसको ऐसी एसोसिएशन को क्या कहते हैं, एसोसिएशन ऑफ पर्सन। 7 में है बैंकिंग कंपनी। बैंकिंग कंपनी का मतलब ये है कि बैंकिंग कंपनी ऑर्डिनेंस 1962 के मुताबिक जैसी कंपनी हो, ठीक है, उसको बैंकिंग कंपनी कहते हैं, या कोई भी कंपनी जो बैंकिंग का काम सर अंजाम दे रही हो, ठीक है, और वो किसके अकॉर्डिंग हो, वो जो एक्ट बताया, ऑर्डिनेंस बताया 1962, उसके मुताबिक हो, तो ऐसी कंपनी को बैंकिंग कंपनी कहा जाता है। ठीक है, फिर 8वें में है बोर्ड। बोर्ड का मतलब ये है कि 1924 के एक्ट के मुताबिक सेंट्रल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू या फिर FBR एक्ट 2007 के मुताबिक FBR, ठीक है, तब क्या था, सेंट्रल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू था, अब क्या है, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, तो इसको क्या कहा जाता है, बोर्ड कहा जाता है दोनों को। ठीक है, क्योंकि अभी वो पहले वाला एक्ट ख़त्म हो गया है 1924 वाला, तो फिर अभी FBR होगा, FBR 2007 के एक्ट के मुताबिक। 9 में है बोनस शेयर। बोनस शेयर का मतलब है कि जो इजाफी शेयर किसी भी शेयर होल्डर को दिए जाएं, ठीक है, अब एक शेयर होल्डर है किसी कंपनी में, उसको मजीद शेयर्स दिए जाएं, लेकिन उसके ऊपर उसको कोई इजाफी रकम अदा ना करनी पड़े, तो इसको क्या कहते हैं, बोनस शेयर। जैसे बोनस एक सैलरी मिलती है, ठीक है, इसी तरह से बोनस शेयर भी होते हैं, और इस शेयर
की जो वो होगी क्वांटिटी होगी या नंबर होगा, वो उसी पर डिपेंड करेगा कि वो जो शेयर होल्डर है उसमें कितने शेयर्स है, यानी 50% का शेयर होल्डर है या 30% का या 20% का, तो उस हिसाब से उनके दरमियान डिवाइड किए जाएंगे। 10 में है कि बिजनेस किसे कहते हैं कि मतलब तिजारत, चीज़ें बनाना या कोई भी पेशा हो जिसकी नौयत मुलाजमत ना हो, ठीक है, यानी वहाँ पर कारोबार हो रहा हो, ठीक है, मुलाजमत वाले उसको बिज़नेस नहीं कहेंगे। उसके अलावा जितने भी कारोबार हैं, फिर वो चाहे चीज़ें तिजारत कर रहा है या चीज़ें बना रहा है या कुछ भी और वहाँ पर हो रहा है, तो उसको क्या कहेंगे, उसको बिज़नेस कहेंगे। फिर 11 में है कैपिटल एसेट। कैपिटल एसेट का मतलब है कि एसेट, जैसे कि सेक्शन 3 में बताया गया है, एसेट, कैपिटल एसेट किसको कहा जाता है, जैसे घर वगैरह हो गया या इसी चीज़ें, इनको क्या कहते हैं, कैपिटल एसेट। 11A में चैरिटेबल पर्पस। चैरिटेबल पर्पस मतलब ये है कि गुरबा यानी या फिर तालीम या सेहत या दूसरी सहूलतों के लिए आसाइश फ्राहम करना, ठीक है, जिसमें आम आदमी को फ़ायदा हो, आम आदमी की फलाह बहबूद के लिए जो काम कर रहे हैं, ठीक है, उसको क्या कहते हैं, चैरिटेबल पर्पस कहा जाता है। 11B में है कि चीफ कमिश्नर। चीफ कमिश्नर का मतलब यह है कि जो शख्स इनलैंड रेवेन्यू का चीफ कमिश्नर मुकर्रर किया जाए, ठीक है। इस एक्ट में चीफ कमिश्नर का वर्ड कहीं भी यूज़ होगा तो मतलब वो होगा कि इनलैंड रेवेन्यू का चीफ कमिश्नर, ठीक है, और उसको किसके तहत अपॉइंट किया जाता है, 208 सेक्शन के तहत। और इसमें रीजनल कमिश्नर इनकम टैक्स और फिर डायरेक्टर जनरल इनकम टैक्स और सेल्स टैक्स भी शामिल हो जाएंगे, ठीक है। इन सबको क्या कहा जाएगा, चीफ कमिश्नर कहा जाएगा। 12 में क्या है, कंपनी। 12 में है कि कंपनी जिसके जैसे कि दो सेक्शन 20 में बताया गया है, सॉरी इससे पहले मैं 11C बताना भूल गया। कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम का मतलब ये है कि उसी की भी सेम मीनिंग होगी जैसा कि नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज में बताई गई है, ठीक है। जैसे नॉन फाइनेंस बैंकिंग कंपनी जो है वो उसमें डेफिनेशन दी गई है, वही इसकी भी डेफिनेशन है। फिर कंपनी की बात करें अगर, तो कंपनी का मतलब जैसे कि सेक्शन 80 में बताया गया है कंपनी की डेफिनेशन। आगे जाकर सेक्शन 80 पढ़ेंगे तो उसमें मैं आपको क्लियर कर दूंगा कि कंपनी किसको कहते हैं। इससे पहले भी जो कंपनी हमने सेल्स टैक्स और फेडरल एक्साइज एक्ट में भी कंपनी की डेफिनेशन पढ़ी थी, तो इसमें भी हम क्लियर करेंगे। 13 में है कि कमिश्नर। कमिश्नर का मतलब ये है कि ऐसा शख्स जो सेक्शन 208 के तहत इनलैंड रेवेन्यू का कमिश्नर मुकर्रर किया जाए, और इसमें कोई भी शख्स आ सकता है जिसके पास कमिश्नर के पावर या फ़राइज़ उसको दे दी जाए तो उसको भी कमिश्नर ही कहेंगे। 13A में है कमिश्नर अपील्स। कमिश्नर अपील्स अलग होता है कमिश्नर से, और वो भी 208 के तहत ही अपॉइंट किया जाता है कमिश्नर अपील्स, यानी उसके पास अपील्स वगैरह लेके जाई जा सकती हैं, ठीक है। किसी भी केस में जो अपील होती है वो कमिश्नर अपील के पास जाती है। फिर कंज्यूमर गुड। कंज्यूमर गुड यानी जो अशिया सारिफ इस्तेमाल करें, आम आदमी जो चीज़ें इस्तेमाल करता है, ठीक है, उसको क्या कहते हैं, उन चीज़ों को कंज्यूमर गुड्स कहते हैं। अब कंपनीज जो चीज़ें इस्तेमाल कर रही हैं या फैक्ट्रीज़ में जो चीज़ें किसी और चीज़ बनाने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं, उसको कंज्यूमर गुड नहीं कहा जाएगा। कंज्यूमर गुड जो है ना, एंड यूज़र के पास जो चीज़ बन के आ रही है और वो इसको इस्तेमाल कर रहा है, उसको कहते हैं कंज्यूमर गुड्स। फिर 13B में कह रहा है कि कंट्रीब्यूशन टू एन अप्रूव्ड पेंशन फंड। मतलब ये है कि कंट्रीब्यूशन जैसा कि सेक्शन 2J में बताया गया है, कौन से, वॉलंटरी पेंशन सिस्टम रूल्स 2005 में, तो उस कंट्रीब्यूशन को क्या कहते हैं, कंट्रीब्यूशन टू अप्रूव्ड पेंशन फंड। 14 में है कोऑपरेटिव सोसाइटी। ऐसी सोसाइटी जो कि कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1925 के तहत रजिस्टर्ड हो या किसी भी और कानून वक्त के तहत जो कंपनी रजिस्टर्ड हो, सोसाइटी रजिस्टर्ड हो, उसको कोऑपरेटिव सोसाइटी कहते हैं। 15 में है डेट। डेट का मतलब ये है कि कोई भी रकम जो आपके ज़िम्मे हो, चाहे वो फिर बिल की मद में हो या किसी और अकाउंट की मद में हो या सिक्योरिटीज़ या बॉन्ड की मद में आपने अदा करनी हो, आपके ऊपर वो क्या हो, जिस तरह से कर्ज होता है इस तरह से, मतलब आपने वो पे करना है, ठीक है, आपके ऊपर वो लायबिलिटी है, आपने वो देना है, तो उसको क्या कहते हैं, डेट कहते हैं, आम जुबान में जिसको कर्ज भी आप कह सकते हैं। 16 में है डिडक्टिबल अलाउंस। मतलब ऐसा अलाउंस जो आपकी टोटल आमदनी से काटा जाए, उसको डिडक्टिबल अलाउंस कहा जाता है। 17 में है डेप्रिशिएबल एसेट। मतलब सेक्शन 2 के मुताबिक जो एसेट्स उसमें बताए गए हैं उसको डेप्रिशिएबल एसेट कहते हैं। डेप्रिसिएशन का मतलब यह है कि जिसकी वैल्यू कम हो रही है, यानी गाड़ी मैंने आज खरीदी, ठीक है, तो ये जब चलती रहेगी इसमें वियर एंड टीयर होगा, तो वो उसकी वैल्यू जो है ना वो कम होती जाएगी, जितने में खरीदी है उतने में नहीं सेल होगी, जब तक कि उसकी वैसे मार्केट वैल्यू बढ़ ना जाए,
तो जो भी चीज़ हम ख़रीदते हैं वो ज़ाहिर सी बात है डिप्रिसिएशन होती है, मशीनरी होती है वो भी डिप्रिशिएट होती है। डिप्रिशिएट का मतलब ये है कि उसकी जो कीमत है वो कम हो रही है, सही है, इसको कहते हैं डेप्रिशिएबल एसेट। ऐसा एसेट जिसकी वक्त के साथ साथ कीमत कम हो, ठीक है। तो ये पार्ट 1 में इसको मैं यहाँ पर एंड कर रहा हूँ डेफिनेशंस को। नेक्स्ट में फिर अभी डिविडेंड से शुरू करेंगे नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह, तो उसमें भी हम बात करेंगे बाकी डेफिनेशंस के ऊपर। तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर इसमें कोई चीज़ मिस है या आपको समझ में नहीं आई तो वो भी हम जो है वो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह क्लियर करेंगे और बाकी डेफिनेशंस भी क्लियर करेंगे। तो फिलवक्त इतना ही। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें और इसे दोस्तों तक शेयर करें। थैंक यू।